हाय, कैसे हैं आप सब? इंडियंस को ब्लिंग पसंद आता है, ये तो जग जाहिर है। तो आपको आपकी गाड़ी में कितना क्रोम चाहिए? इतना, इतना या फिर इतना सारा? एमजी ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है कि इंडियंस को ब्लिंग पसंद आता है और उन्होंने भर भर के क्रोम दिया है। ये ग्रिल काफ़ी बड़ा है। क्रोम से यहाँ पर आपको ये डायमंड शेप दिखाई देगा। ये जो डायमंड शेप है ये स्वेटर में एक डिज़ाइन होता है ना आजकल, जिसमें डायमंड शेप बना होता है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं आर्गाइल या फिर आर्गल, और उसी से इंस्पायर्ड है ये। अब नीचे बम्पर पर भी नज़र डालिए, वहाँ पर भी काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। अदरवाइज़ यहाँ पर फ्रंट में जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं है, पहले जैसा ही कंटिन्यू किया गया है। लेकिन क्योंकि ये ग्रिल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी शाइनी है, हेक्टर की जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी बदल गई है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली अब आपको ये नज़र आएगी सड़क पर। अगर यहाँ हेडलैम्प्स की बात करूँ तो वो नीचे बैठते हैं, DRLs ऊपर हैं, और यहाँ पर दो चीज़ें जो लाइट्स हैं उनमें ऐड हुई है। पहले तो इसमें जो जब आप टर्न लेते हैं तो इंटेलिजेंट इंडिकेटर है, यानी कि जब आप टर्न लेते हैं आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसमें ADAS फीचर्स मिल रहे हैं, और उन फीचर्स में एक फीचर जो इस हेडलैम्प को मिलता है वो है ऑटो एडजस्ट। जब सामने से गाड़ी आ रही हो तो इसका जो हाई बीम है वो अपने आप कम हो जाता है, जिससे सामने आने वाली गाड़ी को ग्लेयर कम पता चले। तो ये दो काम के फीचर्स ऐड हुए हैं। अब ये जो इंटेलिजेंट इंडिकेटर है ये कितना काम का है गाड़ी चलाकर आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल साइड प्रोफाइल की बात करती हूँ। एमजी वैसे हेक्टर को द न्यू हेक्टर बुला रही है, लेकिन ये एक्चुअली एक फेसलिफ्ट ही है। तो यहाँ पर शेप साइज में कोई चेंज नहीं आया है, और साइड प्रोफाइल में आपको सबसे ज़्यादा ये बात पता चलेगी कि बदलाव बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। एलॉयज़ का डिज़ाइन वही है, 18 इंच के एलॉयज़ यहाँ पर मिलते हैं, और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर विंडो को लाइन किया गया है, और नीचे यहाँ पर आपको एक क्रोम की स्ट्रिप नीचे भी दिख जाएगी, जहाँ पर एमजी का यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉरिस गराजेस लिखा हुआ है। अदरवाइज द साइड प्रोफाइल रिमेन्स कंप्लीटली द वे इट वाज। अब रियर में भी कुछ चेंजेस हैं, वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पर 2-3 चेंजेस हैं। पहला तो इंटरनेट इनसाइड कहाँ गया? हेक्टर जब लॉन्च हुई थी उसका सबसे बड़ा ड्रॉ था इंटरनेट इनसाइड का एक बड़ा सा लोगो, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। लेकिन अब भी हेक्टर के पास शो ऑफ के लिए बैज है, और वो है ADAS का बैज। जी हाँ, अब आपको हेक्टर में ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, उनके बारे में और डिटेल में अंदर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो और चेंजेस है वो बता देती हूँ। और दूसरा चेंज है इस टेल लैम्प के ट्रीटमेंट में। जब हेक्टर पहली बार लॉन्च हुई थी तो टेल लैम्प्स को यहाँ पर एक रेड स्ट्रिप कनेक्ट करती थी, वैसी ही रेड स्ट्रिप वापस आ गई है, लेकिन अब ये कनेक्टेड टेल लैम्प हैं, और यहाँ पर जब लाइट जलती है तो जो ग्राफिक आते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तीसरी चीज़ हेक्टर की ये जो लेटरिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी बोल्ड लेटरिंग अब आपको मिल रही है। साथ ही नीचे जो बम्पर है उसमें आपको क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, और फॉर एग्जॉस्ट के आसपास भी यहाँ पर आपको क्रोम दिखाई देगा। फॉर एग्जॉस्ट मतलब ये एग्जॉस्ट पाइप्स है नहीं, बस शो दिया गया है। एग्जॉस्ट पाइप तो एक्चुअली नीचे है। तो ये कुछ एक चेंजेस हैं हेक्टर के रियर में। देखने में गाड़ी पहले भी काफ़ी इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी थी, और अब नए ग्रिल और पीछे ये जो चेंजेस हैं उनके साथ इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो थोड़ी सी बढ़ ही गई है। लेकिन एमजी जब भी अपनी गाड़ियां लॉन्च करता है, कोई भी गाड़ी लॉन्च करे, उसमें फोकस काफ़ी सारा टेक पर होता है। तो चलिए अंदर ले चलती हूँ, बताती हूँ क्या क्या नया टेक आपको मिल रहा है, और साथ ही इसकी ड्राइव के बारे में। लेट्स गो। और इसके पहले कि मैं आपको गाड़ी की ड्राइव, इंटीरियर्स वगैरह के बारे में बताना शुरू करूं, मैं चाहती हूं आप सब जाकर तुरंत वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और साथ ही वो बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो अपलोड्स की जानकारी आप तक पहुंचे तुरंत। यहाँ आपको ये बता दूं कि हेक्टर में जो भी चेंजेस है वो सब हेक्टर प्लस पर भी लागू हैं।
हेक्टर के इंटीरियर्स में आप जैसे ही एंट्री लेते हैं, एक चीज़ जो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती है वो है इसकी ये 14 इंच की टच स्क्रीन। मास मार्केट सेगमेंट में इससे बड़ी टच स्क्रीन मैंने तो नहीं देखी। अब इस टच स्क्रीन की कुछ एक बातें आपको बता दूं। पहले तो इसमें आपको इनबिल्ट ऐप्स पहले भी मिलते थे, जो MG का पहले स्क्रीन आती थी उसमें भी इनबिल्ट ऐप्स थे, इसमें भी हैं। इसमें पार्क प्लस, जियो सावन, शॉर्टपीडिया, आप अपना मेल भी इसमें चेक कर सकते हैं, वेदर इस पर इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इसमें। इसके मैप्स में वॉइस गाइडेंस 5 रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और स्क्रीन से ही पैनोरामिक सनरूफ को ऑपरेट भी किया जा सकता है। ये जो टच स्क्रीन है इसकी क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। हाँ, कलर्स इसमें उतने ब्राइट नहीं हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप इसका कैमरा देखेंगे। तो कैमरे में जो आउटपुट आता है उसमें कलर्स थोड़े से डल पता चलते हैं, बट कैमरे का आउटपुट आपके बहुत काम का है। 360 डिग्री कैमरा है इसमें, 2D व्यू भी है और 3D व्यू भी है, यानी कि आपको 3 डायमेंशनल व्यू मिल जाता है, जिससे इस गाड़ी को रिवर्स करना और टाइट स्पॉट्स में निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बटन दबाकर आप आसपास की पूरी सिचुएशन असेस कर सकते हैं। हेक्टर में अब डिजिटल की भी मिलती है, यानी फिजिकल की कैरी करने की ज़रूरत नहीं, आपका फ़ोन ही बन जाएगा आपकी की। और ये डिजिटल की आप किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब इस टच स्क्रीन की एक बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है, और वो ये कि इसमें 2 कनेक्ट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो ये BT फ़ोन और दूसरा यानी कि ब्लूटूथ फ़ोन और साथ ही डिवाइस मैनेजमेंट। अगर आप ब्लूटूथ फ़ोन से अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं होता। आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट में जाकर फ़ोन कनेक्ट करना होता है, तब जाकर आपका एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो एक्टिवेट होता है। क्वालिटी की बात करूं तो इंटीरियर्स की क्वालिटी देखने में तो काफ़ी बढ़िया पता चलती है। सामने डैशबोर्ड पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, नीचे यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, लेकिन बिल्कुल नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा। हार्ड प्लास्टिक यहाँ साइड में भी लगा हुआ है, लेकिन इस प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक पता चलती है, चीप नहीं दिखता। जहाँ आप हाथ रखते हैं वहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। सेंटर कंसोल में ये जो इंसर्ट है, ये ब्रश्ड एल्युमिनियम दिखने वाला इंसर्ट मैट फिनिश में है, काफ़ी अच्छा लगता है ये और गाड़ी की प्रीमियमनेस को बढ़ाता है। हेक्टर में जो अपहोल्स्ट्री का कलर है वो बदल गया है, लाइट बेज कलर की अपहोल्स्ट्री यहाँ पर आपको मिल रही है, जिससे कैबिन खुला खुला लगता है। उसमें दिक्कत ये है कि उसको साफ रखना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। 1 ही महीना हुआ है इस गाड़ी को लॉन्च हुए, जनवरी में ये लॉन्च हुई थी और तभी इसकी टेस्ट ड्राइव्स वगैरह शुरू हुई हैं एंड ऑलरेडी सीट्स गंदी हो चुकी हैं। तो इसको साफ रखना इंडियन कंडीशंस में एक बड़ा चैलेंज होगा। आई थिंक बेटर होगा अगर MG इसमें एक का अपहोल्स्ट्री में एक कलर चॉइस और दे दे। पर ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किया जा सकता है और आप अपने लिए कंफर्टेबल पोजीशन पा सकते हैं। और एक और चीज़ जहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है वो ये कि ये जो स्टीयरिंग है ये पहले सिर्फ टिल्ट के लिए एडजस्ट किया जा सकता था, यानी कि आप इसे सिर्फ ऊपर या फिर नीचे कर सकते थे, लेकिन अब इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी दिया गया है। इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है, जिससे आपके लिए एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन पाना काफ़ी आसान हो गया है। बट बड़ा एडिशन है इसमें, अब आपको ADAS फीचर्स मिलते हैं, यानी कि ऑटोनोमस लेवल 2 फीचर्स दिए गए हैं एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम के। इसमें आगे रेडार लगा हुआ है और साथ ही कैमरे के साथ मिलकर ये ADAS सिस्टम काम करता है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, स्पेशली वो लोग जो कि ADAS यूज़ कर रहे हैं, कि इंडियन कंडीशंस में मुझे तो लगता है कि वो ज़्यादा कामगार नहीं है, लेकिन आपका क्या व्यू है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ADAS के लेकर, कमेंट में लेकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी में आपको एक चीज़ दी गई है जो कि आपके काफ़ी काम आने वाली है, और वो है ट्रैफिक जैम असिस्ट। सिटी स्पीड्स पर भी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को ट्रैक करेगी, और अगर आगे वाली गाड़ी रुकती है तो ये भी रुक जाएगी, लेकिन सिर्फ 15 सेकेंड्स तक। उसके बाद आपके पास सेटिंग एक्सटेंड करने का ऑप्शन जरूर है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें दी गई है वो है इंटेलिजेंट इंडिकेटर किया। वो इंटेलिजेंट इंडिकेटर क्या है कि जब आप टर्न लेते हैं
तो 30 डिग्री से जब ज़्यादा हो जाती है स्टीयरिंग का जो टर्न है वो, तो अपने आप जो उस साइड का इंडिकेटर जल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट टर्न ले रहे हैं तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्राइव करते वक्त इंडिकेटर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली लेन चेंज करते वक्त। तो इट्स अ गुड सेफ्टी मेजर, लेकिन इसमें भी तकलीफ हो जाती है। जैसे कि मैं अभी घुमावदार रास्तों पर हूँ और हर टर्न पर इंडिकेटर ऑन हो रहा है, तो पीछे वाला डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहा होगा कि मुझे जाना कहाँ है। और इस इंटेलिजेंट इंडिकेटर को स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता, तो इस घुमावदार रास्ते पर भी बार बार ये टिक 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 ऑन होते ही जा रहा है। क्विकली एक नज़र सेकेंड रो पर भी, जहां कोई बदलाव नहीं है और ये पहले की ही तरह स्पेशियस और कंफर्टेबल है। एक साथ 3 लोगों के लिए ये सीट कम नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग की। तो पहले तो इंजन ऑप्शंस जो हैं आपके पास वो पहले के जैसे ही मिल रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें वहाँ पर बदली हैं। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पहले माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता था, जो कि अब नहीं आता। डीसीटी गियर बॉक्स भी अब लाइनअप में शामिल नहीं है, और पेट्रोल इंजन अब 6 स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियर बॉक्स के साथ आता है। टर्बो डीजल अब सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आएगा। तो अगर ऑटोमेटिक हेक्टर खरीदना है तो पेट्रोल हेक्टर ही आप खरीद सकते हैं। तो अभी मैं जो गाड़ी चला रही हूँ वो सीवीटी गियर बॉक्स के साथ है। इंजन में पावर तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं है, लेकिन काम इससे अच्छा खासा चल जाता है। लेकिन क्योंकि ये सीवीटी गियर बॉक्स है तो अपना ही टाइम लेकर पावर डिलीवर करता है। जब आप पेडल पुश करते हैं उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगता है, वो इलास्टिक बैंड इफेक्ट आपको तुरंत पता चलता है कि थोड़ा खिंचने के बाद फिर वो पावर आती है अचानक से। लेकिन वो ऑफ कोर्स तब जबकि आप पेडल पुश करें या फिर जल्दी से इससे परफॉर्मेंस चाहें। अगर आप आराम से इसका एक्सेलरेटर पुश करें और आराम से गाड़ी चलाएं तो वो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन इसकी ड्राइव की एक ख़ास बात है, और वो ये कि जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। ख़राब रास्ते जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ स्लो डाउन हो रही होंगी, इसको स्लो डाउन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आराम से बड़े से बड़ा गड्ढा हैंडल कर लेती है। अभी जो मैंने गड्ढे क्रॉस किए हैं वो काफ़ी बड़े हैं और उस पर से ये आराम से निकली है। लेकिन मैं घुमावदार रास्तों पर हूँ और उसमें इसका जो बॉडी रोल है वो काफ़ी ज़्यादा पता चला है। लेकिन इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी कमी मुझे पता चलती है वो है इसका स्टीयरिंग। काफ़ी ढीला स्टीयरिंग है, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स इसमें नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें इतना इसको मैं हिला रही हूँ उसके बाद भी गाड़ी सीधी ही चल रही है। काफ़ी ज़्यादा प्ले इसमें पता चलता है। आई थिंक बेहतर होगा अगर एमजी इसका जो स्टीयरिंग है उसकी जो रिस्पॉन्स है उस पर थोड़ा सा काम करें। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स स्पीड पकड़ने पर थोड़ा इम्प्रूव होता है, लेकिन इस स्टीयरिंग के साथ हेक्टर चलाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई एमपीवी चला रहे हैं, ना कि एसयूवी। हेक्टर का जो फेसलिफ्ट है वो इसके बायर को काफ़ी पसंद आएगा। इसके बायर को एक बोल्ड लुकिंग एसयूवी जो कि हाई ऑन टेक हो वो चाहिए, और उन सारी पैरामीटर्स पर ये पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इसका लुक काफ़ी बेहतर हो गया है और टेक तो इसमें आपको भर भर के मिल रहा है। अब फेसलिफ्ट हेक्टर की कीमत शुरू होती है 14.73 लाख से, और टॉप वेरिएंट की कीमत है 21.73 लाख। टेक और कंफर्टेबल राइड के पॉजिटिव्स के साथ ये उन बायर्स को पसंद आएगी जो कि शॉफर के साथ चलेंगे और लोकल ट्रैवल के लिए इसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं।